नमस्कार, मैं हूं चंद्रकांत शुक्ला और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। संग्राम में आज बात करेंगे मायावती की, संग्राम में बात करेंगे इमरान मसूद की, संग्राम में बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी की और बहुजन समाज पार्टी के प्लान 24 की। इमरान मसूद समाजवादी पार्टी छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के पहले वो समाजवादी पार्टी में आए कांग्रेस को छोड़कर, और अब वो बसपा में आ गए। इमरान मसूद ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी में आने के बाद वो बसपा को मजबूत करेंगे और जो बाबा साहब का मिशन है, जो मायावती का मिशन है, उसको पूरा करेंगे। बात इस मुद्दे पर भी करेंगे कि बहुजन समाज पार्टी की आगे की तैयारियां क्या हैं, क्योंकि मायावती की पार्टी ने जो ऐलान किया है उसके मुताबिक वो सिंबल पर चुनाव लड़ेगी। निकाय चुनाव जो उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है, बसपा उसे सिंबल पर लड़ने जा रही है। इसके लिए कोऑर्डिनेटर्स को जिम्मेदारी भी दे दी गई है और इसी के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी मिशन 2024 की तैयारियों को बल देने जा रही है। हम आज इस मुद्दे पर बात करेंगे कि क्या मायावती एक बार फिर दलित और मुस्लिम के गठजोड़ पर वापस आ रही हैं, क्योंकि मायावती ने इमरान मसूद को अपनी पार्टी में शामिल कराते वक्त जो बयान दिया, जो उनका ट्वीट था, वो ये था कि इमरान मसूद पश्चिमी यूपी के जाने पहचाने चेहरे हैं। मैं आपको बता दूं, ये वही इमरान मसूद हैं जिनके लिए मायावती ने सहारनपुर की रैली में यह कहा था कि इमरान मसूद की वक़्त, उनकी कद्र सपा ने नहीं की, उन्हें टिकट नहीं दिया। और इमरान मसूद वही इमरान मसूद हैं जिन्होंने उस वक्त यह बात कही थी कि बहुजन समाज पार्टी कोई राजनीतिक दल नहीं बल्कि एक गिरोह है जो पैसा लेता है। लेकिन सियासत है, यहां सब कुछ संभव होता है। कहा जाता है सियासत में कुछ भी स्थायी नहीं होता, कुछ भी अस्थायी नहीं होता। अब इमरान मसूद बहुजन समाज पार्टी के नेता बन चुके हैं और मायावती ने शामिल होते ही उन्हें पश्चिमी यूपी में संयोजक बना दिया है, प्रभारी बना दिया है। यानी पश्चिम यूपी के मुसलमानों को इमरान मसूद बहुजन समाज पार्टी के साथ जोड़ेंगे। अब निकाय चुनाव के पहले यह घटना हुई है तो इसके तमाम सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, तमाम बातें इसकी सामने आ रही हैं। हम इस तमाम मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे पास तमाम खास मेहमान हैं, लेकिन उससे पहले इमरान मसूद का वो बयान सुन लीजिए जो उन्होंने बसपा में शामिल होते वक्त दिया। पार्टी में ज्वाइन करने का सीधा मकसद है, देखिए हम लोग अगर हैं तो अपने समाज के सुरक्षा के लिए, समाज के अंदर रोजगार के लिए, समाज के अंदर रहने वाले तमाम जो दबे कुचले लोग हैं उन लोगों के सम्मान के लिए। मैं कांग्रेस के अंदर बहुत अच्छी स्थिति में था, बहुत बड़ी स्थिति में था, कांग्रेस ने मुझे दिया भी था व्यक्तिगत रूप से, मैं अपनी बता रहा हूं। लेकिन मैंने बहुजन समाजवादी पार्टी ज्वाइन इसलिए की थी कि उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग सरकार बनाएंगे। जब हम बात करते हैं समाज के अंदर, तो समाज की बात कर रहे हैं, तो समाज के अंदर एक व्यक्ति विशेष की कोई आप वादे करें मुझसे टूट जाएं वादे, उनकी कोई बहुत महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि हमने उत्तर प्रदेश के अंदर बदलाव के लिए, परिवर्तन के लिए आपको वोट दिया, आपके साथ आकर खड़े हुए, और उसके बाद भी हम लोग उस टारगेट को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो उस टारगेट को पूरा करने के लिए जो हमें दिखाई दे रहा है उसको बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जब जब बहन जी की सरकार आई, जब जब बहन जी मजबूत हुई, जब जब बहुजन समाज पार्टी मजबूत हुई, जब तब भाजपा कमजोर होती है, और जब जब समाजवादी पार्टी मजबूत होती है, भाजपा खुद मजबूत हो जाती है। ऋतिक रोशन की फिल्म का एक गाना था कि इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां कब मैं किधर चला। इमरान मसूद के बारे में भी यही लाइन साबित होती नजर आ रही है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि इमरान मसूद जो समाजवादी पार्टी में हाल ही में आए थे, 1 साल का भी समय वो पूरा नहीं कर पाए और बसपा में चले गए। वो बसपा जो कल तक उनको पसंद नहीं थी, आज उससे वो गलबहियां कर रहे हैं, उसमें शामिल हो रहे हैं। इस पर बात की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ संतोष यादव जी हैं, प्रवक्ता हैं आरएलडी के। हमारे साथ प्रोफेसर कविराज जुड़े हैं, दलित चिंतक हैं। और हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता आसिफ रिजवी जी हैं, और कुछ ही देर में ओपी सिंह जी बीजेपी से हमें ज्वाइन करेंगे। आसिफ रिजवी जी, सबसे पहले तो मैं आपके पास आना चाहता हूं। ये वही इमरान मसूद हैं जो आपकी पार्टी में हुआ करते थे, कद्दावर नेता थे, आपको छोड़कर समाजवादी पार्टी में चले गए, अब बसपा में चले गए। तो इनके इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? तो आज सब बसपा में चले गए, कल को आपके साथ थे। देखिए, वो नेता जिनकी नीयत और जिनकी सोच हर 6 घंटे में बदलती है, जनता उन पर कितना विश्वास करती है मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि जो भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर नेता होता है, उसका समाज के प्रति एक योगदान होता है, समाज के प्रति उसकी एक थिंकिंग होती है, और वो उसकी विचारधाराओं से होता है। लेकिन ऐसे नेताओं का मैं कभी अपसम्मान नहीं कर सकता जिनकी विचारधारा उनके अपने निजी फैसले के लिए या अपने निजी स्वार्थ के लिए या अपने पद के लालच में बदलती रहती है, चाहे वो कोई भी हो। मैं जिस आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ हूँ, मैंने 22-23 साल पहले एक पार्टी की आइडियोलॉजी, मुझे कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी अच्छी लगती है, मैं कांग्रेस में हूँ और मैं मरते दम तक कांग्रेस में रहूँगा।
तो अब ये तो नेताओं के ऊपर है कि उनकी आइडियोलॉजी कहाँ जा रही है और उन नेताओं के बारे में फिर जनता क्या सोचेगी। जब जनता अपना वोट डालने के लिए जाएगी तो उसका विश्वास कैसे उनके ऊपर होगा। और मुझे लगता है कि सरकारों का इसमें योगदान बहुत ज़्यादा रहता है। सर, आप बात तो देखिए कि विचारधारा की बातें तो जहाँ- पीछे छूट गई, यहाँ तो दल बदल हो रहा बीजेपी के विरोध में है। जनता आपको ने छोड़कर वोट दिया। सपा में गए, सपा में कह रहे हैं सम्मान नहीं मिला, बसपा में आ गए, बसपा कितना सम्मान देगी। मैं आपकी विचारधारा की ये बात तो सुन रहा हूँ, लगातार लेकिन हो रहा है। उससे पहले ये मैं तो लगातार हो रहा है जी मैं संतोष यादव जी के पास जाना चाहता हूं। आरएलडी मध्य के प्रदेश प्रवक्ता में हैं, जो समाजवादी मध्य प्रदेश पार्टी में के कांग्रेस सहयोगी की हैं, सीट- चुनाव साथ में लड़ा है। संतोष यादव जी, ये बताइए कि इमरान मसूद तो आपको छोड़कर चले गए, एक चुनाव में आपको हार क्या मिली? वो कह रहे हैं कि ये मकसद नहीं पूरा कर पाए, वादे नहीं पूरे कर पाए। भाई एमएलसी बनवा देना था इमरान मसूद को, क्या दिक्कत आ रही थी? बनवा देते एमएलसी तो वो आपकी पार्टी में रुके रहते। अब तो वो आपको छोड़कर चले गए और यकीनन आपके लिए दिक्कतें पैदा करेंगे, क्योंकि मुस्लिमों के एक चेहरे हैं वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में, और अब वो बसपा के साथ जा रहे हैं। आपके सामने निकाय चुनाव है, आपके सामने 2024 का चुनाव है, तो इन चुनौतियों से कैसे मुकाबला करेंगे? और साथ साथ मैं ये भी जोड़ देता हूं कि भाई इमरान मसूद जब आपकी समाजवादी पार्टी में आए थे, आपके सहयोगी दल है अखिलेश यादव, तो कुछ तो वादे हुए हैं, वादे नहीं पूरे हुए तो वो आपको छोड़ करके चले गए। चंद्रकांत जी, आप उस पर चर्चा कर रहे हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि इमरान मसूद को अगर आप लीडर कहते हैं या नेता कहते हैं तो ये बात मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। कारण ये है कि नेता वो होता है देश का या गांव का या समाज का जो किसी समाज की दिशा और दशा तय करे। उनके अंदर ये क्षमता नहीं है कोई देश की दिशा और दशा को तय कर दें या अपने समाज की दिशा और दशा तय कर दें। आपने देखा होगा सर, पार्टी में शामिल कराते वक्त आप लोगों ने यही बातें सोची हमारी थी पार्टी में कि कोई वो आएगा तो नेता उसका नहीं स्वागत है, वो लीडर नहीं सुनिए, है, मेरी बात उनकी सुनिए, गांव और शहर में कस्बों में पहचान नहीं है। मेरी बात सुन लीजिए। मेरी पार्टी में अगर कोई आता है शामिल होने के लिए तो उसका स्वागत है, और कोई अगर जाता है तो वो जाने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन मेरा ये कहना है कि लीडर वो व्यक्ति होता है जो किसी की व्यक्ति की नहीं देश की दशा तय करता है और समाज की दशा तय करता है। आपकी पार्टी में कोई आता है, मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, आपकी पार्टी में जब कोई आता है तो वो नेता होता है, छोड़कर चला जाता है नेता नहीं होता, वो हमारी पार्टी का मेंबर होता है जी। वो हमारी पार्टी में आए जब मेंबर शामिल होता है। अगर हमारी पार्टी में कोई शामिल होता तो हमारी पार्टी में नेता जयंत चौधरी हैं, उनके अंडर में उनके नेतृत्व में जिसको काम करना है वो आ सकता है। अच्छा, ये बताइए, चलिए इमरान मसूद बहुजन समाज पार्टी में आ गए, हाँ, ठीक बसपा एक बात और कह रही है कि निकाय चुनाव सिंबल पे लड़ेगी। बिल्कुल लड़े, तो मुश्किलें तो आप लोगों के लिए बढ़ेंगी ना? नहीं, हमारे लिए कौन सी मुश्किल होगी? क्यों भाई? हम जनता के बीच में जाएंगे ना। हमारा जो चुनाव होगा वो जनता से होगा। हम जनता को कन्विंस करने जा रहे हैं, हम मसूद साहब को या हम बहन जी को कन्विंस करने थोड़ा जा रहे हैं। मतलब इमरान मसूद के बसपा में जाने से हमारे आरएलडी का ऊपर या कोई समाजवादी फर्क पार्टी नहीं का कोई पड़ने वाला नुकसान नहीं है, होता। न ठीक बात। समाजवादी पार्टी के ऊपर, न राष्ट्रीय लोकदल के ऊपर। जी। लोग आते हैं जाते हैं, हमारा दल है, हमारी अपनी कार्यशैली है, हमारे पास नौजवानों का, किसानों का और मुसलमानों का भरपूर सहयोग है। तो हम हमारे लिए क्या माने ठीक बात रखता है। है? कोई आया, कोई चला हमारे गया। साथ मैं आऊंगा, मेरे साथ प्रोफेसर कविराज जुड़े हैं, दलित चिंतक हैं। बसपा के कुनबे में बढ़ोतरी हुई है। इमरान मसूद आए हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, मायावती ने उनको संयोजक भी बना दिया है, पहले ही दिन उनको इनाम मिल गया है। मैं प्रोफेसर साहब आपसे ये समझना चाहता हूं कि मायावती की जो राजनीति है, मायावती जो 2024 के लिए प्लानिंग कर रही हैं, क्या उसमें मुस्लिम और दलित गठजोड़ जो 2007 में सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला था, क्या मायावती एक बार फिर से उस पर वापसी कर रही हैं? और इमरान मसूद के आने से बसपा को कितनी मजबूती मिलती नजर आ रही है? देखिए, राजनीति है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी किस स्थिति में आ गई है ये तो सबसे छिपा है नहीं। जो इलेक्शन हुआ है उस इलेक्शन को देखिए किस तरह से बसपा नीचे आ गई है। तो बसपा के साथ एक प्रयास करना था कि बसपा किस तरह से उस गठबंधन को जो पहले से वो जीती आई है फिर से शुरू करे। और मैं नहीं कह रहा हूँ कि मायावती जी ने प्रयास किया होगा या इन्होंने चाहा होगा, दोनों लोगों की ज़रूरत थी। मसूद जी वहाँ गए और वहाँ उनको उतना बेनिफिट नहीं हुआ, उनके मनचाही चीज़ नहीं हुई, सीट तक नहीं मिली, टिकट नहीं मिला, जो भी नहीं मिला। और बसपा में आए और बसपा में वो जानते हैं कि दलित और मुस्लिम एक गठजोड़ है जो बहुत पहले से आ रहा है। और ये लॉजिक उनका कि जब जब बसपा मजबूत होती है भाजपा कमज़ोर होती है, बिल्कुल ठीक लगता है। क्योंकि अभी देखिए दलित मतदाताओं ने बहुत तो लोग ये कह रहे हैं कि दलित मतदाता जाकर के भाजपा वोट कर दिए, इसलिए कि बहुजन समाज पार्टी उस टक्कर की नहीं थी। तो भाजपा तो मजबूत हो गई। जब बसपा मजबूत होगी तो भाजपा
कमज़ोर होगी, ये उनका तर्क है। मुझे भी थोड़ा जेन्युइन लगता है कि अगर मुस्लिम समुदाय मसूद के हिसाब से जुड़ जाए, हालांकि मैं इसका सहमत नहीं करता कि मुस्लिम समुदाय उनके कहने से जुड़ जाएगा। ऐसा नहीं है कि उनके कहने से ही जुड़ जाएगा, नेता जुड़ जाने से मतदाता नहीं जुड़ता है। ये पिछले इलेक्शन में आपने देखा होगा। तो इस पे हम आधार नहीं बना सकते कि मसूद जुड़ गए और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सारे मुसलमान कविराज जी, समाज पार्टी में जुड़ जाएंगे, जिसकी बात कर रहे हैं, हम जिसकी बात कर रहे हैं इमरान दोनों मसूद लोगों का की, अपना अपना कंस्टिट्यूएंसी है। इमरान मसूद की हम जो बात कर रहे हैं, इमरान मसूद पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं और वहां पर जो दलित फैक्टर है, सहारनपुर में तकरीबन 22% दलित मतदाता आता है और अगर हम आंकड़ों की बात करें मेरठ में तकरीबन 18% आता है। तो जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो दलित है और इमरान मसूद का मिलना, तो दलित और मुस्लिम का जो कॉम्बिनेशन बनेगा, आपको ऐसा लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बसपा को मजबूती देने के लिए इमरान मसूद और दलित मिलकर के मायावती के हाथों को मजबूत कर पाएंगे? क्यों नहीं कर पाएंगे? अगर मान लीजिए पूरी दलित समुदाय और पूरा मुस्लिम समुदाय पश्चिम में बसपा का सपोर्ट कर देगा तो क्यों नहीं मजबूत हो जाएंगे? लेकिन ऐसा हुआ नहीं ना। आप दलितों का परसेंटेज देखिए उत्तर प्रदेश में कितना है और पिछले इलेक्शन में कितना परसेंट मिला था बहुजन समाज पार्टी को वोट। ठीक बात बात है, ये नहीं हमारे है कि साथ नेता मिल गए तो वोट मिल जाएगा। बात ये है कि किस तरह से आप कन्विंस कर रहे हैं और किस तरह से मुसलमान लोग आपको मान रहे हैं। और आपके कहने पर पहले मान लीजिए उन्होंने मुसलमानों ने पहले आरडी कोड दिया, सपा कोड दिया, कांग्रेस कोड दिया, तो क्या मसूद साहब के कहने पर बसपा कोड दे देंगे एक मुश्त मुसलमान? लेकिन सर दलितों के नाम पर सियासत तो हो रही है ना। अब अगर हम मायावती के तमाम बयानों को उठाएं कल से लेकर आज तक, तो मैं आसिफ रिजवी साहब का थोड़ा रुख कर लेता हूं क्योंकि कल ही इनकी पार्टी में खड़गे साहब अध्यक्ष बने हैं। बाबू जगजीवन राम के बाद दूसरी बार दलित चेहरा कांग्रेस में खड़गे जी चुनावी प्रक्रिया से अध्यक्ष बनकर के आए। लेकिन मायावती ने कहा है कि कांग्रेस जब सत्ता से बाहर होती है तब उसको दलितों की याद आती है। ऐसे तो ये दलितों का शोषण करते हैं, अपमानित करते हैं। आसिफ रिजवी साहब, आप पर बड़ा आरोप है कि आप दलितों का अपमान करते हैं, इधर मायावती दलित और मुस्लिम कॉम्बिनेशन बना रही हैं। तो आपके लिए तो मुश्किल ये भी है, आपने खड़गे साहब को अध्यक्ष जरूर बना लिया है लेकिन मायावती इस पर बड़ी कड़ी आपत्ति जता रही हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने कभी किसी समुदाय को, किसी जात को रिप्रेजेंट नहीं किया, देश के प्रत्येक नागरिक को रिप्रेजेंट किया है। और अगर कोई दलित समाज की बात करेगा तो हमने चिन्नी जी को पंजाब का मुख्यमंत्री भी बनाया, वो भी उसी समाज से आते हैं। लोकसभा स्पीकर बनी मीरा कुमारी जी, वो भी उसी समाज से आती हैं। लेकिन हमने केवल उनको इसलिए नहीं बनाया कि वो उस समाज से आते हैं, इसलिए बनाया कि वो इस काबिल थे और उस समाज में काबिल लोग बहुत ज़्यादा हैं। और जब भी उनकी जगह जहाँ पर उनको होना चाहिए उस जगह के लिए उनकी जरूरत होगी तो उनको बनाया जाएगा। लेकिन अभी बात हो रही थी कि लोगों दलितों का शोषण करते हैं अपने अपने, और ये सिर्फ आपकी दिखाने की राजनीति है। बहन जी क्या कह रही हैं, सुन तो लीजिए। बहन जी क्या कह रही हैं, ये उनका मन है, जो उनका मन है कहे। भाई बहन जी, भारतीय जनता पार्टी सत्ता दल के ऊपर हमला करने के बजाय अगर विपक्ष पे हमला कर रही है तो ये उनकी अपनी मर्जी है, वो करें। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ ये समझिए। मैं कह रहा हूँ जो लोगों की आइडियोलॉजी अपने पर्सनल चीज़ों के लिए लगातार बदल जाती है, आज इस पार्टी में, आज उस पार्टी में, उसके पीछे सरकार का भी बहुत बड़ा रोल है। मध्य प्रदेश में वहाँ की जनता ने वहाँ की सरकार को नकारते हुए कांग्रेस की सरकार बनाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ईडी से और सीबीआई के दम पर वहाँ के विधायकों को दबाव बना के तोड़ा और चलती हुई कांग्रेस पार्टी की सरकार कोविड में गिरा के भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बना ली। यानी भारतीय जनता पार्टी को इसकी भी फिक्र नहीं थी कि कोविड में कितने लोग अपनी जान दे रहे हैं, उनको इस बात की फिक्र थी कि हमें सरकार बनानी है। और ईडी सीबीआई बात यह है कि मायावती कह रहे हैं कि आप दलितों के नाम पर दिखाने की राजनीति कर रहे हैं और मायावती अब निकाय चुनाव में भी सिंबल के साथ जा रही है, 2024 की भी तैयारी कर रही है, दलित मुस्लिम का गठजोड़ भी बना रही है। तो दिक्कतें तो आपके लिए बढ़ा रही है सर, दिक्कतें तो कांग्रेस के लिए बढ़ा रही है मायावती, सपा के लिए बढ़ा रही है, आरएलडी के लिए बढ़ा रही है। हम मुसलमान, सुन लीजिए, हम मुसलमान, दलित, ब्राह्मण, ठाकुर की बात नहीं करते हैं, हम देश के प्रत्येक नागरिक की बात करते हैं। हमें एक आदमी में देश का नागरिक दिखता है और हम उसके लिए, हमारे लिए सब बराबर हैं, चाहे मुसलमान हो, चाहे दलित हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो। ये भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी हो सकती है कि विकास दुबे का केवल इसलिए एनकाउंटर करा दें, खुशी दुबे को केवल इसलिए जेल में रख दें कि वो किसी समाज से आते हैं। सर विकास दुबे तो अपराधी था ना सर, विकास दुबे तो अपराधी था ना। बलात्कार हो तो एक बच्ची की खुशी दुबे कौन सी अपराधी थी? सर आपने विकास दुबे का नाम लिया, विकास दुबे तो अपराधी था ना। दिन की भी आई थी वो। सर उसमें कोर्ट काम करेगा खुशी दुबे के मामले। खैर ये मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि मायावती जो कह रही हैं, मायावती ये कह रही है कि दलित मुस्लिम के साथ मुद्दा है।
हाथरस तो मुद्दा है। हाथरस में केवल एक दलित समाज की बच्ची थी, इसलिए उसकी लाश को आग लगा दी रात में, उसके परिवार की मर्जी के बिना। हाथरस में तो प्रियंका गांधी गई, उन्हें उस बात को उठाया और कहा यह गलत है। सर तो हम सवाल पूछे कि सरकार से जिसकी जिम्मेदारी है कि देश के नागरिक की रक्षा करे, वो मैं आज हम आपसे ये विपक्ष से पूछ रहा सवाल थोड़ा ना हूं, पूछेंगे। मैं ये पूछ रहा हूं जो मायावती का पॉइंट है, खैर मैं आपसे ये पूछ रहा हूं जो मायावती आपके बारे में आरोप लगा रही हैं कि आप दलितों के साथ दिखाने वाली राजनीति करते हैं, आप उस मुद्दे को थोड़ा सा भटका रहे हैं। मैं ये समझना चाहता हूं कि मायावती जो बातें कह रही हैं दलितों को लेकर, मुस्लिमों को लेकर और निकाय चुनाव में उनकी तैयारियों को लेकर, ये आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती है? आपके लिए चुनौती है, सपा के लिए चुनौती है, क्योंकि जो मुस्लिम वोट बैंक है उस पर तो आपकी भी निगाहें हैं। बता दिया कि पंजाब में पहली बार कोई दलित चीफ मिनिस्टर बना, वो कांग्रेस पार्टी से बना, चिन्नी जी के रूप में। सबसे पहले जो देश का राष्ट्रपति बना वो दलित समाज का बना, तो कांग्रेस से बना। लोकसभा स्पीकर मीरा कुमारी जी बनी तो कांग्रेस से उसके बनी। कांग्रेस में पीएल पुनिया जी जैसे नेता पहले से मौजूद हैं, तो हम उनको इसलिए इन पदों पर नहीं बैठा रहे हैं कि वो किसी समाज से आते हैं। संतोष जी इस काबिल हैं। संतोष जी, मैं ये समझना चाहता हूं मायावती का जो ये गठजोड़ अभी कविराज जी ने मैं समझाया दलितों को और मुसलमानों को लेकर, मैं आऊंगा आसिफ रिजवी जी। संतोष जी ये बताइए, जो कविराज जी ने भी अभी बात कही कि दलितों को लेकर और मुसलमानों को लेकर मायावती की जो प्लानिंग है, चाहे वो निकाय का चुनाव हो या वो चुनाव 2024 का चुनाव हो, तो ये जो मायावती एक कॉम्बिनेशन बनाने की तैयारी कर रही है दलितों और मुसलमानों की, अंदर अंदर उनकी जो पॉलिटिक्स चल रही है, ये आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती है, चाहे वो निकाय चुनाव हो या 2024 का चुनाव हो? क्योंकि समाजवादी पार्टी के लिए भी, आरएलडी के लिए भी मुस्लिम एक बड़ा वोट बैंक है, एक बड़ा वर्ग है जो आपको वोट देता है। चंद्रकांत जी देखो, बात यह है कि हर राजनीतिक दल, चाहे वो बहन जी ही क्यों न हो, बहन जी अपना कोई गठजोड़ बना रही है तो उसमें हमको परेशान होने की जरूरत थोड़ा है। जितने भी राजनीतिक दल हैं हम भी गठजोड़ बना रहे हैं, समाजवादी पार्टी गठजोड़ बना रही है। मेरा जो गठजोड़ होगा वो किससे होगा? जो पशुपालक समाज होगा, जो किसान होगा, जो नौजवान होगा, जो बेरोजगार होगा और समाज के अन्य जो तबके के लोग होंगे, वो चाहे दलित हो चाहे मुस्लिम हो, हम सबको लेके चलने वाले लोग हैं। हम किसी एक व्यक्ति की बात नहीं करते साहब कि हम मसूद साहब, फलाने साहब, धमाके साहब, नहीं। हमारा सारे समाज से गठबंधन होगा और सर्व समाज मिल करके हमारे गठबंधन को चुनाव जिताने का काम करेगा। बहन जी की अपनी रणनीति है, बहन जी के विषय में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, वो बड़ी नेता हैं, मैं उनके विषय में कुछ नहीं कहूँगा। उनका जो अपना काम है, उनका जो काम है अपना वो कर रहे हैं। तो फिर भी बड़े हैं उनसे, एक विधायक उनका उत्तर प्रदेश में है ना। चलिए ठीक बात है, वो फिर दलित समाज के तो आप बताइए ना, वो आपके लिए चुनौती है कि मेरे लिए चुनौती बिल्कुल नहीं है। मैंने बताया कि मेरा गठबंधन जो होगा वो पशुपालक समाज से होगा, वो किसान से होगा, वो नौजवान से होगा, वो बेरोजगार से होगा, वो जो हमारा बेरोजगार आदमी होगा, जो शिक्षा मित्र होगा, इन लोगों को मिल के हम लोग चुनाव में उतरेंगे तो हमारे लिए कोई व्यक्ति ठीक संघर्ष के लिए हमारे रोक में बाधा नहीं बन सकता। मैं कविराज जी के पास चलता हूं, थोड़ा सा समझने की ये भी कोशिश करते हैं। कविराज जी, मैं थोड़ा सा ये समझना चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में जो दलित वोट है, जो मुस्लिम वोट बैंक है, अगर मायावती इसको एकजुट करने में कामयाब हो जाती हैं और जैसा कि वो कह रही हैं कि वो निकाय चुनाव में सिंबल पर जाने वाली हैं, तो मायावती की ये तैयारी क्या समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ा देगी? क्या कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा देगी? क्या जो समाजवादी पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला है उसके बीच में मायावती खड़ी हो जाना चाहती हैं? वो मुस्लिम वोट बैंक में बिखराव करना चाहती हैं? इसके पीछे की उनकी रणनीति क्या है? और अगर वो ऐसा करने में कामयाब होती हैं तो समाजवादी पार्टी के लिए कितनी मुश्किलें खड़ी होती नजर आ रही हैं? देखिए, सिंबल पे इलेक्शन तो लोकसभा भी लड़ी, विधानसभा भी लड़ी है बसपा। बसपा की समस्या सिंबल नहीं है, बसपा की समस्या खुद मायावती है। मायावती आज निर्विवाद नेता हैं दलित में, उनकी टक्कर में अभी कोई आया नहीं है, लेकिन मायावती ने जो निष्क्रियता अपनाई है उससे बहुजन समाज पार्टी के जो मतदाता हैं वो निष्क्रिय हो गए हैं इनकी तरफ से। अब मान लीजिए 18% यहाँ मुस्लिम है, 21% मान लीजिए दलित हैं, ये संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। इतनी संख्या मिलने के बाद तो बहुत से विधानसभा सीट जीत सकते हैं। सिर्फ यही दो वर्ग अगर इनको बहुत ज़्यादा मतदान देगा, हिस्सा लेगा इनके फेवर में, तब तो बहुत ज़्यादा सीट निकल जाएगी लोकल बॉडी की। लेकिन बात यह है कि इमरान मसूद हैं क्या? एक पर्सन है, को किसी मुस्लिम समुदाय के ऊपर उसने पार्टी नहीं बनाई है। कोई मुस्लिम समुदाय बहुत बड़ा वर्ग इनके साथ है कि नहीं है, अभी ये टेस्ट नहीं हुआ है। तो जब ये मालूम हो जाए कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इमरान लीड करते हैं मुसलमानों को और मुसलमान इनको फेवर करेंगे और दलित फिर से लौट आया है बसपा के फोल्ड में और मायावती सक्रिय हो गई हैं, तब तो आप कुछ कह सकते हैं। लेकिन सिर्फ इसीलिए कि दलित मुस्लिम अलायंस कर लें और ये चुनावी घोषणा कर दें और सिंबल पर वो
स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ना इनकी जीत हो जाएगी, मैं नहीं मानता कि ऐसा हो सकता है। इसके लिए मायावती को बहुत सक्रिय होना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी बात यह है, मैं आपसे एक चीज अगर मायावती ने इस पर सफलता प्राप्त कर ली तो हो सकता है समाजवादी पार्टी को नुकसान हो। मैं एक चीज इसमें से और समझना चाह रहा था कि दलित और मुस्लिम की तो बात हमने कर ली, लेकिन कविराज तो जी, समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा। जो 2007 का फॉर्मूला था वो ब्राह्मण, मुस्लिम और दलित का था। हमने दलित और मुसलमान की तो बात कर ली, अगर हम ब्राह्मण की बात करें तो ब्राह्मण का जो रुख है मायावती को लेकर जो ब्राह्मणों का रुख है, क्या जो फॉर्मूला था 2007 में, आपको लगता है मायावती उसी फॉर्मूले पर दोबारा काम करने जा रही हैं? नहीं, ब्राह्मण फार्मूला अब काम नहीं कर रहा है। देखिए, ब्राह्मण पूरी तरह से बीजेपी के साथ है। लगभग 90% ब्राह्मणों ने पिछले विधानसभा इलेक्शन में बीजेपी को वोट किया है। मायावती में सिर्फ 2-4 नेता रह गए हैं, ब्राह्मण मतदाता नहीं रह गए हैं। ब्राह्मण जब उनका अलायंस भी हुआ था, जब इनको बोलते हैं ना सोशल इंजीनियरिंग जब इन्होंने किया था, तब भी नहीं कह सकते कि बहुत से ब्राह्मण इनको मतदान किए थे। लेकिन एक था कि रूमर उठ गया और हवा बह गई, पार्टी जीत गई, सरकार बन गई, तो हम इस अलायंस को मान के चलते हैं। लेकिन हाँ, मुस्लिम समुदाय, दलित समुदाय अगर एक हो जाते हैं, मायावती पूरी तरह से आके जमीन पर सक्रिय हो जाती हैं, अपने सारे नेताओं को सक्रिय करती हैं, इतने नेताओं को निकालने के बाद बहुजन समाज पार्टी किस स्तर पे आ सकती है बताइए? बड़े बड़े नेता इनके निकल गए, इमरान मसूद कितना संभाल लेंगे मुसलमानों को? मैं आपके पास आऊंगा कविराज जी। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तो बहुत बढ़िया भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ओपी सिंह जी जुड़ गए हैं। ओपी सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका संग्राम में। मैं सबसे पहले ये समझना चाहता हूं, ये बात करना चाहता हूं आपसे कि इमरान मसूद चले गए सपा छोड़ करके बसपा में, उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी में सम्मान नहीं मिला। मायावती कह रही है कि कांग्रेस जो है वो दलितों के नाम पर सिर्फ सियासत कर रही है, लेकिन मायावती अब सिंबल पर चुनाव लड़ने जा रही हैं। बहुत सालों बाद ऐसा मौका है कि सिंबल पर वो निकाय चुनाव लड़ेंगी, तो ऐसे में तो मुश्किलें आपकी भी बढ़ जाएंगी शहरी क्षेत्रों में या नगर पंचायतों में, नगर निगम में, नगर पालिका में। मायावती अपने प्रत्याशी उतारेंगी तो उनका एक वोट बैंक है, दलितों का वोट बैंक है, तो वो तो आपके लिए भी मुश्किलें बढ़ा देंगी सर। चंद्रकांत जी, हर चुनाव के पहले हर पार्टी की अपनी अपनी रणनीति होती है जी, और उसी रणनीति के तहत नेताओं का आना और जाना लगा रहता, कोई बहुत आश्चर्यजनक बात नहीं है। और जिस इस पार्टी से उस पार्टी में गए, इससे भी कोई भूचाल आने वाला नहीं। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ ना कि मायावती की किस प्रकार से गठबंधन तो नहीं कर सकता, पार्टियों ने अनुबंध किया था कुछ महीनों के लिए, चुनाव तक के लिए। चुनाव का परिणाम आते वो अनुबंध टूट गया, उसके बाद फिर अपने अपने रास्ते चले गए। भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन सिंबल से आ रहा है, कौन मिल के आ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को भी पता और उत्तर प्रदेश को भी पता और आपके चैनल को भी पता कि पार्टियों की जो चुनावी रणनीति है, लड़ाई है, वो केवल जातीय आंकड़ों पर है। मैं आपके डिबेट सुन रहा था, थोड़ा लेट आया, तो मुसलमान इधर चला जाएगा तो यादव इधर चला गया, अगर दलित तो मुसलमान एक हो गया, यादव मुसलमान एक हो गया, ये इसी चक्कर में रहे। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि ये किलस में टूट चुका है। भारतीय जनता पार्टी भी इसको तोड़ चुकी है और उत्तर प्रदेश की जनता भी टूट चुकी है। अगर तोड़ न चुकी होती तो इसका दाव चंद्रकांत जी अभी फिलहाल जो उपचुनाव हुआ है रामपुर और आजमगढ़, जो सपा का गढ़ था, आप बताइए कहाँ तिरस्क चला? 50% से अधिक मुसलमान रामपुर में, तो 50%, 40% यादव आजमगढ़ में। कहाँ चले गए दलित, कहाँ चले गए मुसलमान, कहाँ चले गए यादव? सब भारतीय जनता पार्टी की सबका साथ, सबका विकास, सबका सर वो तो ठीक है, सबका साथ सबका विकास, लेकिन बात तो इस पे कर रहा हूं ना कि नगर निगम का, नगर पालिका का चुनाव होने वाला है। आपने तो तैयारियां जबरदस्त कर ली हैं, आपने तो मंत्रियों को जिम्मेदारियां दे दी हैं नगर निगम में, आपने जिले जिले में कमेटियां बना दी हैं, वो आपको रिपोर्ट दे रही हैं। अब मायावती भी सिंबल पे आ रही हैं, मायावती भी पश्चिम में इमरान मसूद को लेके आ गई हैं, दलितों का मुस्लिमों का गठजोड़ बना रही हैं, तो वो तो आपके लिए चैलेंज बनेंगी ना। अरे भाई चंद्रकांत जी, मायावती जी आ रहे थे, कौन सा पहले चुनाव में आ रही है? और कौन सा ये जो विपक्षी, सुनिए, और जो विपक्षी पार्टियां हैं ये अकेले अकेले भी लड़के देख चुकी है और मिलके भी लड़के देख चुकी है। जी, मैंने कहा कि पश्चिम हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है चंद्रकांत जी। पश्चिम तो 2022 में भी चुनौती था, और ये विपक्षी पार्टियां कहती थी कि पहले चरण, दूसरे चरण, तीसरे चरण में हमारा मल्ले मल्ले है, चौथे ले लेंगे, उसके बाद तो भूचाल आ जाएगा। कहाँ गया चरण?
मतलब आपके लिए विपक्ष कोई चुनौती नहीं है, आपके लिए न बसपा चुनौती है न सपा चुनौती है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके लिए कोई चुनौती नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है ओपी सिंह जी, संतोष यादव जी, ये तो ओपी सिंह जी कह रहे हैं कि आप लोग तो उनके लिए कोई चुनौती नहीं, ना आरएलडी, ना सपा, ना बसपा, ना कांग्रेस, क्लीन स्वीप मारने की स्थिति में कोई चुनाव ही नहीं है उनके सामने, कोई चैलेंज नहीं है। ओपी सिंह जी हमारे बड़े भाई भी हैं, मित्र भी हैं और बड़े पत्रकार भी हैं जी। ओपी सिंह जी मेरी एक बात सुन लीजिए खाली। राम रावण युद्ध में रावण ने यही कहा था कि ये वानर भालू और राम लक्ष्मण मेरे सामने कोई चुनौती नहीं है, उसका भी यही मानना था। और उसका भी कहना था कि रावण रथी बिरथ रघुबीरा, रावण जो है रथ पे सवार है और बाकी लोग पैदल हैं, मुझसे युद्ध कैसे करेंगे। तो उस चीज को याद रख के ओपी सिंह जो है अहम की बात न करिए। माना कि आपका इस समय शासन है, भारत में शासन है, आपका उत्तर प्रदेश में शासन है, कई राज्यों में आपका शासन है, लेकिन आप अहंकार की बात मत करिए कि आपको विपक्ष कुछ समझ मतलब विपक्ष कुछ कर नहीं पाएगा। विपक्ष चुनाव लड़ेगा, जनता के बीच में जाएगा, आज नहीं तो कल आपको हराएगा। और आप अपने वो दिन याद रखिए जब आप 2 सीटें सांसद में हुआ करते थे, खाली 2 MP आपके हुआ करते थे, तो उस समय ये बात आप नहीं कहते थे कि विपक्ष है, विपक्ष में। मैं आपकी इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेता हूं। आसिफ रिजवी जी, संतोष यादव जी का साफ साफ कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अहंकार में डूबी है। आपका क्या पॉइंट है इस पर? फिर मैं ओपी सिंह के पास चलता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के 2 कार्यकर्ता बहुत मजबूत हैं इनकी सरकारें बनाने में। एक का नाम है ईडी और एक का नाम है सीबीआई जी। जिस स्टेट में जनता इनको हरा देती है, ये अपने 2 कार्यकर्ता सीबीआई और ईडी को लगा देते हैं और वो वहाँ चुनी हुई सरकारों को गिरा के इनकी सरकार बना देती है। चाहे कर्नाटका की सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे महाराष्ट्र की सरकार हो। आप देख लिए वहाँ के विधायकों को ईडी और सीबीआई के द्वारा दबाव बना के जनता के द्वारा चुनी गई सरकारों को गिराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो इस देश के लोकतंत्र की जो चीरहरण किया है, उसके लिए जनता इनका क्या हल करेगी तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अब देखिए, कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगा दिया है, आरएलडी ने आरोप लगा दिया है ओपी सिंह साहब पर। इन तमाम आरोपों पर, इन तमाम बातों पर भी हम बातचीत करेंगे। हमारी ये डिबेट लगातार जारी है। ओपी सिंह साहब पे आरोप, आसिफ साहब मैं लौटूंगा आपके पास, मैं लौटूंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें संग्राम में रुकना है। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं और इस मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका संग्राम में। हम जहां पर थे उसी मुद्दे से बात को आगे बढ़ाते हैं। संतोष यादव जी अपनी बात रख रहे थे और बात रखते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अहंकार में डूबी हुई है। ओपी सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। और जो बात आसिफ रिजवी ने कही कि इनके पास 2 कार्यकर्ता हैं, सीबीआई है और ईडी है। ओपी सिंह साहब, बड़ा आरोप है आपके ऊपर कि आपके पास 2 ही कार्यकर्ता हैं जिनके इशारे पर आप विपक्ष को परेशान करते हैं और इसी वजह से आपके लिए विपक्ष कोई चुनौती नहीं है। चंद्रकांत जी, जो आरोप लगा कोई नया आरोप नहीं लगा है। अपनी असफलता को छिपाने के लिए ये पार्टी आरोप लगाती है। आपके चैनल पर किसी सज्जन ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को अहंकार हो गई है। भैया मैं उनको बताना संतोष यादव जी हैं, प्रवक्ता हैं आरएलडी के। वो ईश्वर का भी तो ईश्वर भी तोड़ता है और जनता भी तोड़ती है। अहंकार बिल्कुल तोड़ती है जनता और ईश्वर। और देखिए, एक पार्टी की सरकार थी, अहंकार में उसके नगर विकास मंत्री इतना डूबे हुए थे कि उन्होंने अपने विश्वविद्यालय में जमीन में नगरपालिका परिषद की सफाई मशीन को दफना दिया था। इसको अहंकार कहते हैं। संतोष जी आपको जवाब देना चाहते हैं। अरे ओपी सिंह जी मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात का जवाब आप दे रहे हैं। ओपी सिंह जी मेरी बात सुन लीजिए, देखिए मेरी बात सुन लीजिए। आप मेरी बात का जवाब दे रहे हैं, मेरी बात सुन लीजिए। 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। अरे मेरी बात सुन लीजिए। ओपी सिंह जी बात सुन लीजिए। ये कहा ओपी सिंह साहब कि देखो अरे मेरी बात तो सुन लीजिए। आप मेरी बात सुन लीजिए। 17 में जब चुनाव हुआ नगर निकाय का, अरे आप शासन में जबरदस्ती काहे कर रहे हैं भाई? आप सरकार में तो यहाँ भी जबरदस्ती करेंगे। आप जनता के बीच में जबरदस्ती करते हैं, अब टीवी पे भी जबरदस्ती आपकी होगी। ये कौन सी बात है भाई? आप मेरी बात सुन लीजिए।
उत्तर प्रदेश की आप मेरी बात सुनिए, आप रुकिए जरा। जनता ने 14 प्रभाग आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए, सुनेंगे वो। ओपी सिंह साहब मेरी बात सुनिए। देखो, आपकी पार्टी बिना विचारधारा की पार्टी है, आपकी कोई विचारधारा नहीं है। आप चुनाव जीतने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल करते हैं। नगर निगम का चुनाव आने वाला है, आप घर घर बुलडोजर खड़ा कर देंगे। बड़ा चुनाव आएगा तो सीबीआई लगा देंगे, ईडी लगा देंगे, और आप जो है साम दाम दंड भेद की प्रक्रिया अपनाते हुए चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं। आपके साथ जनता नहीं, आप कोई वर्ग विशेष बता दीजिए, कोई व्यक्ति बता दीजिए आपके साथ में कौन है। आपके साथ में कोई नहीं है। आपकी पार्टी तराजू वाली पार्टी है जो घटतौली का काम करती है। मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद बोलिए। घटतौली का काम करती है, सरसों का तेल महंगा बेचेगी, उसमें भी काट लेगी, 900 ग्राम देती है। पेट्रोल डीजल भी 900 ग्राम देती है पार्टी आपकी। आप मेरी बात तो सुनिए। आप किसी भी मुद्दे पे जनता के साथ में नहीं रहे। ना आप महंगाई रोक पाए हैं, ना आप बेरोजगारी रोक पाए हैं, ना आप शिक्षा देख पा रहे हैं, ना आप स्वास्थ्य देख पा रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप केवल सीबीआई के भरोसे, पुलिस के भरोसे, अभी तक तो संतोष यादव जी अभी तक तो आप अहंकार की बात कर रहे थे। उधर आसिफ रिजवी जी बात कर रहे थे कि ये लोग जो है सीबीआई और ईडी के सहारे इनके 2 कार्यकर्ता हैं। अब आप एक नई बात जोड़ रहे हैं कि बुलडोजर जाकर खड़ा हो जाएगा नगर निगम चुनाव के पहले। आसिफ रिजवी जी, मैं जोड़ लेता हूं, आसिफ रिजवी जी, संतोष यादव जी तो और गंभीर आरोप लगाए दे रहे हैं, कह रहे हैं कि नगर निगम का, नगर पालिका का चुनाव आएगा, विरोधियों के दरवाजे पर बुलडोजर खड़ा हो जाएगा। आप तो सीबीआई और ईडी की ही बात कर रहे थे, इन्होंने तो तीसरा भी आदमी बता दिया कि बुलडोजर खड़ा कर देंगे घर घर में। मैंने कहा शायद सुना नहीं उन्होंने। हम बात नहीं कर रहे थे, हमने एग्जाम्पल दिए हैं, हमने आपको एग्जाम्पल दिए हैं, हमने आपको बताया है, और सब चीजें आपके सामने हैं। कर्नाटका में देख लीजिए आप, सारे विधायकों को इन्होंने कैसे तोड़ा, ईडी और सीबीआई के माध्यम से। यही महाराष्ट्र में सुन लीजिए, महाराष्ट्र में सुन लीजिए, महाराष्ट्र में जिसको इन्होंने समर्थन देके मुख्यमंत्री बनाया है, 4 दिन पहले तो ये कह रहे थे ये चोर है, चोर है, चोर है। ईडी और सीबीआई उसके घर पे रोज जा रही थी। लेकिन उत्तर तो प्रदेश जब तक वो दूसरे की सरकार में था, तब तक वो चोर था। और उसके बाद जैसे ही उसने भारतीय जनता पार्टी की सरकार का समर्थन करने के लिए घोषणा करी, सीबीआई और ईडी तो छोड़िए, इन्होंने उनको मुख्यमंत्री बना दिया। अच्छा, ये बताइए आसिफ रिजवी जी, बुलडोजर, सीबीआई, ईडी, इन सबसे इतर बात बताइए कि निकाय चुनाव में मुकाबला कर लेंगे भारतीय जनता पार्टी का? हाँ करेंगे। इनके ऊपर की बात बता रहे हैं। जब भ्रष्टाचार में भारतीय जनता पार्टी डूबी हुई है और भ्रष्टाचार अधिकारियों को समर्थन देकर उनके माध्यम से नेताओं के ऊपर दबाव बना के चुनाव करा रही है, तो तभी तो मैं कह रहा हूँ कि लोकतंत्र का चीरहरण कर रहे हैं। आसिफ ये तो अहंकार में डूब गए रावण की तरह। आप मुकाबला कर पाएंगे निकाय चुनाव में? अरे मुकाबला, अरे हम लड़े थे जोरों से, भ्रष्टाचारियों से लड़ने में क्या है, बिल्कुल लड़ेगा, सीना चौड़ा करके लड़ेंगे। सबसे बड़ा जब इन्होंने, आप बताइए, हाथरस की घटना के बाद क्या किया? हम दबे, हम तो फिर लड़ के गए। इन्होंने किसानों की हत्या करी, हम गए, जब फिर विरोध करेगा, विरोध करेंगे। जेल जाने की परंपरा है हमारी, जेल वेल जाने से नहीं डरते हैं हम लोग। हम लोग महात्मा गांधी के विचारों पर चलते हैं। तुम जेल से डराओगे, हम जेल में जाके रहेंगे और इतना रहेंगे कि जेल भय निकल जाएगा। संतोष जनता तुम्हारा गलेबान पकड़ के पूछेगी कि उत्तर प्रदेश में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, किससे मुकाबला होने जा रहा है? भ्रष्टाचार हो रहा है, उसका हिसाब दो। देखिए चंद्रकांत जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता भ्रष्टाचार में डूबी हूं, हम लोग जनता के बीच के आदमी हैं। मैं अभी यहाँ पे चैलेंज करता हूं ओपी सिंह साहब को कि पूरे लखनऊ के जहां पे नगर निगम क्षेत्र जहां तक लगता है, ओपी सिंह साहब को मैं चैलेंज करता हूं, ये अभी आपके कैमरे के साथ चलें, पूरे लखनऊ में किसी भी रोड पे अगर गड्ढा मुक्त कोई सड़क हुई हो, कोई पार्क साफ सुथरा हो, कोई नाली साफ हुई हो, कोई भी जो खंभे गड़े हैं बिजली के, उनपे अवैध रूप से अगर कब्जा ना हो, मैं बता रहा हूं ओपी सिंह साहब यहां से चलें और देख लें इस बार नगर निगम के चुनाव में बिल्कुल इनको कोई सीट नहीं मिलने वाली, क्योंकि इन्होंने शहर के अंदर कोई काम नहीं किया है। पूरे प्रदेश का यही हाल है। मैं ओपी सिंह चैलेंज करता हूं, हमने सबकी बातें सुन ली, सबकी बातें समझ ली। मैं कविराज जी के पास चलना चाहता हूं। तमाम बातें यहां पर हो गई, बुलडोजर की, सीबीआई की, ईडी की, सारी बातें हो चुकी हैं। कविराज जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं तमाम सियासी दलों ने, आरएलडी ने भी, कांग्रेस ने भी। इनका कहना है कि इनके पास सीबीआई, ईडी और बुलडोजर जैसे कार्यकर्ता हैं। तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि ये जो तमाम बातें यहां विपक्ष कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहा है, इसके पीछे की जो आगे की पॉलिटिक्स होने जा रही है अब निकाय चुनाव की, इसको कहां तक आप देख पा रहे हैं और ये जो मुकाबला है ये कहां तक होने वाला है?
मुकाबला नहीं है। 17 नगर देखिए, जो विपक्षी राजनीतिक दल है उसको सरकार पे आरोप लगाने का अधिकार है और वो सरकार की कमियों को उजागर करेगा और करना भी चाहिए। तो ये उनका अपना राइट है, उनको करना चाहिए और कर रहे हैं, ठीक ही है। लेकिन अतिशयोक्ति कहीं सही नहीं है। मैं ये कह रहा था कि जितने भी आरोप आप लगा रहे हैं उसमें एक आरोप ये था कि मतलब पार्टी को जो जीती हुई कांग्रेस की विधायक है उनको बदल दे रहे हैं। आप एंटी डिफेक्शन लॉ जब बनाई थी तो कांग्रेस ही बनाई थी, उसमें लूप होल छोड़ दिया आपने। आप बढ़िया सा एंटी डिफेक्शन लॉ क्यों नहीं बनवाते हैं कि एक बार का किसी व्यक्ति अगर चुनाव लड़ रहा है किसी पार्टी से तो उस पार्टी से वो जा ही ना पाए बाहर, और 5 साल के लिए अगर जा भी रहा है, रिजाइन भी दे रहा है, तो 6 साल के लिए इलेक्शन न लड़ पाए। आप एक सिस्टम ये बना दीजिए, पारदर्शी चुनाव की प्रक्रिया शुरू करा दीजिए। सारे विपक्षी दलों को चाहिए एकमुश्त सरकार के विरुद्ध आंदोलन करें, लोक निर्वाचन आयोग के समक्ष जाके धरना दें कि हमको एक पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया की ज़रूरत है। अभी पिछले जब लोकल बॉडी का इलेक्शन हुआ तो बीजेपी के ऊपर देखिए बहुत से ब्लेम लगाए गए हैं कि किसी को पर्चा दाखिल नहीं करने दिया, किसी को उठवा लिया, किसी को ज़बरदस्ती बनवा दिया। ये सब कहने के बजाय अच्छा है कि आप पारदर्शी निर्वाचन प्रक्रिया को निर्वाचन आयोग से कह करके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो भी आप जा सकते हैं जाइए और सिस्टम को डेमोक्रेटाइज कराइए। यहाँ चिल्लाने से कोई बदलाव नहीं होने वाला है। उन सत्ता पक्ष में जो रहता है सत्ता के संसाधनों का उपयोग दुरुपयोग करता ही रहता है, और सारी पार्टियां जब सत्ता में रहती हैं तो काम करती रहती हैं। हाँ, कोई ज्यादा करता है, कोई कम करता है। थोड़ी सी समय रही की बात सीमाएं आगे वाले हैं, इलेक्शन, लेकिन ये जो तमाम आज की बहस हुई इससे निकल करके सामने आता है कि समाजवादी पार्टी हो या आरएलडी हो, उनको इमरान मसूद के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। भाजपा का कहना है कि उनके सामने कोई मुकाबला नहीं है, कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, तो कांग्रेस ये कह रही है कि मुकाबला हमसे ही होगा। ये तमाम बातें आने वाले निकाय चुनाव में साफ हो जाएंगी और ये भी साफ हो जाएगा कि समाजवादी पार्टी को छोड़कर बसपा में गए निकाय चुनाव के लिए इमरान मसूद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बसपा को कितना मजबूत कर पाते हैं, और ये जो तमाम आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लग रहे हैं इसके जवाब भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से देती है। तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया, धन्यवाद।